वेलकम सर। सर नमस्कार। आज का बेसिकली वीडियो हमने इसलिए ये सोच के बनाया है कि इंडिया के अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं। हुँ, लाइक हुँ, आईएमएफ का डेटा बोलता है दैट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट हुँ, इकोनॉमी इन राइट नाउ एंड बाय 2027 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो सर ये जो चेंजेस हो रहे हैं जी, और इंडिया की सूरत बदल रही है, तो आम आदमी हुँ, इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है और इन चीजों को अपने फेवर में टर्न कर सकता है? तो हमारे राइट, व्यूअर्स को हेल्प राइट। मिलेगी। आप आपसे अच्छा कोई और होगा नहीं सर जो इस विषय में हमको बता सके और गाइड कर सके। देखिए, बहुत आसानी से मुक्ता जी इस बात को हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नए शहर जाती हैं और आपको अपने दोस्त के घर जाना है, तो आपके पास उसके घर जाने का पता होगा। और अब आप किसको पूछेंगे कि मुझे कहाँ जाना है? ज़ाहिर है आप गूगल मैप को पूछेंगे। तो गूगल मैप आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो ये किसको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है? वो आपको तय करना है। दुनिया में आपके अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है इसमें। क्या आप वहां पर एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे दूसरों से पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है? तो आपको तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। उसी तरह से निवेश में है। निवेश में आपको तय करना है कि आप चाहते क्या है। तो निवेश के बहुत से आयाम हैं। उसमें जो सबसे बड़ी जरूरत निवेश की समझ में आती है वो ये है कि आप धनी बनना चाहते हैं। आप निवेश करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अब अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक वैसा ही है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि वेल्थ बनती कहाँ है, वेल्थ बनती कैसे है। अब जो वेल्थ जो बनती है ना, हम हमेशा इसको बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में छोटे में करके बताता हूं। वेल्थ कभी भी अकेला व्यक्ति नहीं बनाता है मुक्ता जी। वेल्थ हमेशा दो व्यक्ति मिलकर बनाते हैं। अकेला व्यक्ति बना ही नहीं सकता है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है जहां पर एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की आमदनी होती है। ठीक है। तो आपके घर में जो भी पैसा आता है, चाहे वो किसी भी रूप से आए, अगर आप तनख्वाह कमाती हैं तो आपकी जो तनख्वाह है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार का खर्चा है। प्राइवेट नौकरी है तो सेठ का खर्चा है। आप डॉक्टर हैं तो आपकी जो आमदनी है वो मरीज का खर्चा है। आप वकील हैं तो आपकी जो आमदनी है वो आपके मुवक्किल का खर्चा है। आप दुकानदार हैं तो आपकी जो आमदनी है वो आपके ग्राहक का खर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि धन, आपके पास जो धन आया है वो किसी दूसरे के खर्चे के रूप में ही आपके पास में आया है। अब आप धन बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा जब धन बनता है? बहुत मामूली बात है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। आपको सुबह सब्जी खरीदने जाना है। आप कपड़ा बाजार जाएंगी, लोहा बाजार जाएंगी कि सब्जी मंडी जाएंगी? जाहिर है आप सब्जी मंडी जाएंगी। आपको प्लास्टिक का सामान खरीदना है, सब्जी मंडी नहीं जाएगी, आप प्लास्टिक के बाजार जाएंगे। आपको साइकिल खरीदनी है, आप कार शोरूम में नहीं जाएंगी, साइकिल मार्केट जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको वहीं जाना होगा, उसी निवेश में जाना होगा जहां पैसा बनता है। अब पैसा कहाँ बनता है? जहां लोग खर्च करते हैं। तो खर्च किस किस पे करते हैं? वस्तुएं और चीजों पे आप खर्च करते हैं। वस्तुएं चीजों को बेचता कौन है, निर्माण कौन करता है? व्यापारी करता है। तो एक अकाट्य बात कहता हूं, इसके इसके खिलाफ कोई तर्क दिया ही नहीं जा सकता। दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, दुनिया के किसी भी देश के किसी कालखंड में चले जाइए, टाइम में चाहे हिस्ट्री में चले जाइए, किसी भी शहर का, किसी भी ग्राम का, किसी भी देश का जो सर्वाधिक धनी व्यक्ति है वो व्यापारी होता है। ठीक है। अब आप पैसा बनाना चाहते हैं निवेश करके, तो आपको व्यापारी का साथ ही बनना होगा। अब व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसको पूंजी की जरूरत होती है। पूंजी या तो वो जेब से लगाता है या वो आपसे उधार मांगता है। एक तीसरा तरीका भी है कि आप व्यापारी को पैसा उधार न देके आप ये कहें कि मुझे अपना साथ ही बना लो, जिसको आप इक्विटी इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो आपको जो सवाल है ना, इतना छोटे से सवाल का घूम फिर के अब जवाब दे रहा हूं मैं आपको। अगर कोई हिंदुस्तानी इस बढ़ते हिंदुस्तान के अंदर कदमताल मिला के पैसा बनाना चाहता है तो उसको एक ही काम करना होगा, हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसेस के इक्विटीज में साझेदारी करनी होगी, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए साझेदारी करनी होगी और इक्विटी में निवेश करना होगा। अब तो हमारे पास इतिहास भी है। मैं अगर आपको 25 साल पहले की बात कहता तो हो सकता है आप यकीन नहीं करते। अब मेरे पास तो आपको बताने के लिए 25-30 साल का इतिहास भी है। और आज बड़ा मुबारक दिन है। कहीं मैं पढ़ रहा था, मैं बाजार को रोजाना नहीं देखता हूं, पर सोशल मीडिया में कुछ खबर आ रही थी कि बाजार 75,000 पार कर गया है। बताइए, हमने 100 से शुरू किया था, 75,000 पार कर गया है। सर आज इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे सेंसेक्स की पूरी जर्नी आई है। स्टार्टेड फ्रॉम राइट, 1979 100 रुपीज से और अब वो ही 75 राइट, पे पहुंच रहा है। राइट, राइट। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास इतिहास है, हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, पर बहुत ज्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसको बहुत बहुत आसान कर देते हैं। एक बहस है हमारे जीवन के अंदर, ईश्वर है कि नहीं है। इंसान दो भागों में बटा हुआ है, आस्तिक जो ईश्वर को मानता है, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है। अब अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है मुक्ता जी, तो पहली शर्त क्या है? उसको ये मानना पड़ेगा ईश्वर है तभी तो मिलेगा।
अगर आप ये मान लेंगे ईश्वर नहीं तो ईश्वर नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से आपको इक्विटीज में निवेश करके पैसा बनाना है तो एक सवाल अपने आप से पूछना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। अगर इसका जवाब है आगे बढ़ रहा है, तभी तो आप तय करेंगे कि मुझे इसके साथ चलना है। मुश्किल यह है कि हम हमारे अंदर ढुलमुल रवैया है। कभी हमें लगता है आगे बढ़ रहा है, कभी हमें लगता है आगे नहीं बढ़ रहा है। हम्म। नेगेटिव खबरें भी आएंगी, पॉजिटिव खबरें भी आएंगी, है ना। तो आप किस तरह से खबरों को देखते हैं, तब जाके आप तय कर पाएंगे कि आप हिंदुस्तान पे पहले आस्था, सबसे पहले आपका ट्रस्ट, हम्म। क्या आपको यकीन है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और एक सबसे छोटा तरीका बताता हूं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका अपने आप से सवाल पूछिएगा, अपने परिवार से सवाल पूछिएगा कि आपके और आपके परिवार के खर्चे आने वाले समय में बढ़ेंगे कि कम होंगे। बताइए क्या जवाब आता है। मुक्ता जी आप बताइए, आपको बढ़ेंगे क्या सर, जवाब आता है। डेफिनेटली बढ़ेंगे तो अगर सर। आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपके पड़ोस का व्यापारी जिससे आप दुकान से सामान खरीदती है उसकी आमदनी बढ़ेगी। कितनी जाहिर सी बात है। आजकल क्या, अगर मैं हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन देखूं, तो उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। एक एफडी होती थी और फिजिकल गोल्ड होता था हम्म। जिसमें वो इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, इनके हम्म। पास में चॉइसेस हैं। लाइक दे कैन गो फॉर राइट। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, एनएफटीज, क्रिप्टो। तो इतना कंफ्यूजन हम्म। है, इतना ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद भी इतना डिस्ट्रैक्शन है कि कहाँ जाए। क्योंकि नॉलेज ज्यादा चीजों की राइट। होती नहीं है, लेकिन बस सुन के कि अच्छा क्रिप्टो चल रहा है तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अभी एनएफटी का राइट। बड़ा ट्रेंड आ रखा है और उसके अंदर कर लेते हैं। तो हम्म। ये कंफ्यूजन से हम लोगों को कैसे मतलब बता सकते हैं, इनके बारे में क्या एडवाइस दे सकते हैं। मैं अगर बोलूं सर, तो कल आई थिंक आई हैव रेड टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, ओपियोइड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। यानी उन्होंने ये हम्म। बताया है कि जो लोग 20 to 40 एज ग्रुप के हैं, द हम्म। नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। 20 से 40 साल की उम्र के लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स के अंदर घुस रहे हैं ज्यादा। और उस आर्टिकल हम्म। के एंड में सेबी का डेटा था कि पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडर्स एज्ड 20 to 30 रोज टू 36% फ्रॉम 11% इन फाइनेंशियल ईयर 19। और हम्म। 9 out of 10 रिटेल ट्रेडर्स इन द एफएनओ सेगमेंट इन ईदर ईयर incurred net losses। ये हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर में हर राष्ट्र की कहानी है। जापान में भी ऐसे एक सर्वे हुआ था, उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर 97% ट्रेडर्स बाजार से, ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगातार लॉस होता है। तो अगर आप इस तरह से निवेश करेंगे, इसको निवेश, ये ट्रेडिंग है, ये निवेश, स्पेक्यूलेशन है, ये निवेश नहीं है। इनफैक्ट मेरी माँ तो इस बाजार को सट्टा बाजार कहती थी, उसने कभी इसको निवेश बाजार नहीं कहा। आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि शेयर बाजार का दूसरा नाम निवेश बाजार है, उसका नाम होता है सट्टा बाजार, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ सट्टा लगाते हैं। दिक्कत क्या है, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो जंगलों से हुई है, और जंगलों में क्या होता है मुक्ता जी कि आप किसी भी चीज में निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं ले सकते। अगर आप वक्त लेंगे तो कोई दूसरा शिकारी आपका शिकार कर लेगा। वहां आपको प्राण बचाने होते हैं, वहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है। तो इंसान ने जंगलों में रह के क्या सीखा है, इंसान ने जंगलों में रह के तुरंत प्रतिक्रिया सीखी, एकदम क्षण भर में आपको निर्णय लेना है। हमें जल्दबाजी रहती है। तो अगर हमें कोई ये व्यक्ति ये वादा करता है कि मैं आपको ज्यादा और जल्दी कमाने में मदद करूंगा, बस हम उसके भक्त हो जाते हैं। आप देखिए कि जो भी व्यक्ति इस बाजार में नाकामयाब हो रहा है, वो नाकामयाब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने दूसरों से ज्यादा और जल्दी बनाने का पैसा बनाने की कोशिश की है। अगर आपने दूसरों से ज्यादा और जल्दी बनाने की कोशिश नहीं की, तो ये बाजार कभी आपको निराश नहीं करेगा। इनफैक्ट जेफ बोजेज पूछते हैं एक दिन वॉरेन बफेट से कि आप अपना पोर्टफोलियो सबको बताते हैं और आप निवेश को इतना आसान बना देते हैं, ऐसा लगता है कि हर कोई अमीर बन सकता है, तो फिर बनता क्यों नहीं है? वॉरेन बफेट का जवाब लाजवाब था। वो कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति धीमे अमीर नहीं बनना चाहता है, वो तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो आपने निवेश को लॉटरी बना दिया है, आपने निवेश को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। जब तक निवेश को आप कर्म के भरोसे, अपने निर्णय जो आप ले रहे हैं उस तरीके से आप नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। कि पिछले 25 सालों में पैसा क्यों नहीं बना लोगों का? क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी की। अगर वो जल्दबाजी नहीं करते और बाजार के साथ 25 सालों तक बैठे रहते, तो बताइए क्या उनका पैसा नहीं बनता? पैसा सिर्फ एक ही शक्ति से बनता है, और वो एक शक्ति है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग आपसे सिर्फ एक बात, एक एक ही इनपुट मांगता है, और वो है समय। आपको समय देना ही होगा। अगर आप समय देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बाजार ज्यादातर लोगों को निराश निराश करेगा। ये करता रहा है और करता रहेगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि लक्ष्मी हर घर नहीं जाती। सभी लोग यहाँ निवेश करके धनी बनते हैं, पर बनते नहीं हैं। बाजार ने पैसा बनाया है, पर प्रत्येक का नहीं बनाया है। तो इसका मतलब आपको बाजार में गलतियां नहीं ढूंढनी है,
आपको ये मानना है कि इस बाजार में निवेश करके अगर आपने पैसा नहीं बनाया है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा मुक्ता जी, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा जब आप सड़क पे चलते हैं तो बहुधा दुर्घटनाएं होती हैं, कभी कार टकरा जाती है, कभी बाइक टकरा जाती है, कभी साइकिल टकरा जाती है। कितनी बार आपने देखा है कि कार वाला व्यक्ति, बाइक वाला व्यक्ति, साइकिल वाला व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, साइकिल वाला व्यक्ति साइकिल से गिर जाता है, वो खड़ा होता है और साइकिल को ठोकर मारता है कि तुम्हारी वजह से गिर गया, या बाइक कभी पे ठोकर मारता है तुम्हारी वजह से गिर गया। अगर सड़क पे आपकी दुर्घटना हुई है तो उसका कारण आप है कि साधन है? बताइए क्या है? आप खुद। आप ही है ना। पर यहां सब बाजार को दोष देते हैं, अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, साधन को दोष देते हैं। अरे साधन के साधक तो आप हैं, निर्णय तो आप ले रहे हैं कि आपको कब क्या करना है, गलती तो आप कर रहे हैं। तो जब तक इंसान ये नहीं मानेगा, निवेशक ये नहीं मानेगा कि वो जिम्मेदार है अपने परिणामों के लिए, तब तक वो पैसा नहीं बना पाएगा। और पैसे बनाने के लिए उसको ट्रस्ट के बाद जो दूसरी चीज का परिचय देना है वो पेशेंस, धैर्य। धैर्य नहीं है तो यहाँ पैसा नहीं बनेगा। जल्दबाजी करेंगे तो फिर भाग्य में अगर लक्ष्मी है तो आ जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सर हमने ना ये एक्सपीरियंस किया, ज़्यादातर देखा है कि लोग बाग सीरियस इन्वेस्टिंग में आते हैं 45 की उम्र के बाद में, जब उनके बड़े-बड़े हम्म। गोल्स जैसे हायर एजुकेशन या शादी या खुद का रिटायरमेंट प्लान करना होता है, तब वो सीरियस इन्वेस्टिंग में आते हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है, जो कि 25 से ही जॉब पे लग जाती है, मतलब हमको उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए कि उनको किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो 45 की एज तक अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना लें? पहली एडवाइस तो मैं आपको यही दे रहा हूं जो आप ही ने एडवाइस दे दी है। पिछला वीडियो आपने क्या बनाया था मुक्ता जी, बताइए? पिछला वीडियो आपने किसके लिए बनाया था? फॉर यूथ, ठीक है। ऐप पे काम कीजिएगा, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और यूट्यूब चैनल वाले आपके साथ में एक एक डेटा साझा करते हैं और वो बताते हैं किस उम्र के लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है। अब आपने वीडियो किसके लिए बनाया है? युवा के लिए, जो कि 18 से 24 साल के बीच में होता है। उस डेटा को आप देखिएगा, उस वीडियो को ज्यादातर जिन लोगों ने देखा होगा ना, उनकी उम्र 40 से ज्यादा होगी। वीडियो किसके लिए है? युवा के लिए। उन्होंने देखा ही नहीं होगा। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भावना है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की नहीं है। जो यंग है उसके अंदर शक्ति होती है, राइट। उस युवा अवस्था होने की वजह से शरीर हर तरह से हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। तो उनमें एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। उनके अंदर एक भावना होती है कि उनका समय कभी नहीं, उनका समय इतना जल्दी नहीं आएगा, वो जल्दी वृद्ध नहीं होंगे, वो जल्दी कमजोर नहीं होंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो हर चुनौती का सामना कर लेंगे। उनके अंदर जो ये शक्ति का संचार है ना, उनके मन के अंदर ये भाव होता है कि आने वाली जो भी चुनौती है या तो उन पर नहीं आएगी, और आएगी तो उनका सामना कर लेंगे। तो जो समय पे करना चाहिए काम वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, शरीर कमजोर होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, तब जाके उनको एहसास आता है, अरे मैंने तो सही कदम नहीं उठाया, मैंने सही काम नहीं किया, मैंने सही तरह से निवेश का निर्णय नहीं लिया। और फिर वो सेविंग्स की तरफ बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा किसी भी 40-45 उम्र के व्यक्ति को आप देखिएगा, वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की कोशिश करता है। 40-40, 50-50% तक सेविंग करने की कोशिश करता है। यही वो व्यक्ति अगर 20, 22, 23, 24, 25 की उम्र में केवल 10, 15, 20% की अगर सेविंग्स लगातार किया होता तो आज उसके पर दबाव नहीं बनता। इनफैक्ट मैं बहुत दुर्भाग्य से कहता हूं, कल ही मैंने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली है, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेज गति से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा धन बनाने का अवसर है तो हिंदुस्तान दे रहा है। मैं यहां तक कहता हूं कि न भूतो न भविष्यति। आने वाले 20 साल इतने खूबसूरत हैं कि जीवन में आपने पहले नहीं देखे और 20 साल के बाद नहीं देखेंगे। 20 साल के बाद क्यों नहीं देखेंगे? एक तो स्थायित्व आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, और बहुत से दूसरे कारण जिनकी वजह से यूरोप परेशान है वो हिंदुस्तान में भी विद्यमान हो जाएंगे। तो ये जो 20 वर्ष हैं ये भूतो न भविष्यति जैसे हैं। अद्भुत पैसा आप बना सकते हैं, अद्भुत पैसा बना सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताऊं, S&P का सर्वे हुआ था, स्टैंडर्ड एंड पुअर का ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे हुआ था। आप जानते हैं उसमें सबसे सबसे खराब फाइनेंशियल लिटरेसी किसकी है? हिंदुस्तान के युवा की है। ये सिर्फ 24%। हमारे पड़ोस के छोटे देशों के अंदर भी युवा की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हिंदुस्तान के युवा के फाइनेंशियल लिटरेसी से ज्यादा है, राइट। तो आप YouTube के ऊपर एक गाना डाल दीजिए, YouTube के ऊपर एक चुटकुला डाल दीजिए, YouTube पे एक मजाक डाल दीजिए, YouTube पे एक वाहियात सा रील बना दीजिए, तुरंत तुरंत में आपके पास 10,000 व्यूज एक दिन के अंदर आ जाएंगे। आप ये रील बनाइए कि आप निवेश कैसे करते हैं, मुश्किल से 50 व्यूज आपके पास में आएंगे, राइट। तो आप चाहते ही नहीं है फाइनेंशियल लिटरेसी, हिंदुस्तान की फाइनेंशियल लिटरेसी की दशा अच्छी नहीं है। मुश्किल यह है कि
जब तक उनको ये बात समझ में आएगी तब तक जो गोल्डन आवर है पैसा कमाने का, जो कंपाउंडिंग है, उसका वो मौका खो देंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये बात हिंदुस्तान का युवा समझे और सही समय पर निवेश करना शुरू कर। एक और मजेदार बात बताता हूं हाँ। आपको, अगर वो निवेश कर भी रहा है तो सीधे बाजार में जाके पैनी स्टॉक्स खरीद रहा है। इसका हाँ। प्रमाण क्या है, इसका क्या प्रमाण है, मुझे कैसे मालूम है? आसानी से मैं आपको बता सकता हूं। पता कीजिए कि पिछले कोविड में, पिछले 4 सालों में लोगों ने डीमेट अकाउंट ज्यादा खोले हैं कि म्यूचुअल फंड के फोलियो ज्यादा खोले हैं? डीमैट अकाउंट। पहली जो व्यक्ति निवेश करने आया इस बाजार में, वो भी डीमेट अकाउंट खोलकर सीधा स्टॉक खरीद रहा है। और कौन सा स्टॉक खरीद रहा है? जो पेनी स्टॉक है। आप देखिए, आप खुद देख सकती हैं। तो ज्यादा और जल्दी कितना हावी है। सो नोबडी वांट्स टू बिकम रिच स्लोली, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं फिर आपसे कहूंगा, हिंदुस्तान के इन 20 वर्षों को आप, सर्वोत्तम लाभ है, आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इस देश में आप पैदा हुए हैं। वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप इतने कामयाब कैसे हुए? उनका जो जवाब था मैं उम्र भर याद रखूंगा, और हमेशा इस बात को मैं हर जगह कहता हूं। वो कहते हैं मेरे अमीर बनने के 2 कारण हैं। पहला कारण है मैं अमेरिका में पैदा हुआ, और दूसरा कारण है मैं अमेरिका में सही समय पैदा हुआ। अगर वो अफगानिस्तान में, या किसी, मुझे किसी देश का नाम नहीं लेना चाहिए, पर वो जो देश युद्धरत रहा है, अफगानिस्तान में दिक्कत क्या रही कि अशांति रही है, तो इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर पाती थी वहां पे। तो जो भी देश है जहां पर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, अगर वहां पैदा होते हैं तो ज्यादा पैसा कैसे बनाएंगे? उस देश की राष्ट्रीय उत्पाद ही इतना कम है कि आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं। आप पैसा नहीं बनाते, आपका समाज पैसा बनाता है। तो आप पैसा वाला बने, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप एक ऐसे समाज में पैदा हो जहां धन का निर्माण हो रहा है। तो वॉरेन बफेट एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जिसको अमेरिका कहते हैं, जहां दुनिया में सर्वाधिक धन बना, और उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में धन बन रहा था। तो हिंदुस्तान के युवाओं को यही संदेश में देना चाहता हूं कि वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जब सर्वाधिक धन बन रहा है, और वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब वो समाज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक मामूली सी तो बात हमें समझनी है। तो सर मतलब हमारा दौर अभी है। शुरू हुआ, ये तो शुरुआत है। ये कम से कम 20-25 साल चलेगा, कम से कम। चीन का दौर देखिए, 30 साल चीन का दौर चला है। जो उनकी जीडीपी का ग्रोथ 1990 के बाद शुरू हुई, 1985 के बाद शुरू हुई, वो 2015, 2014 या 2015 तक अनवरत वो 10% जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ते रहे। तो यही जो वहां हुआ वो अब हम देखेंगे। जो इकोनॉमी है साइक्लिकल होती है, अब हमारी साइकिल है। अब हम उस दौर को देख रहे हैं, हम इस दौर को देखेंगे, पर इस दौर का हम भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमें तय करना है। कोई आके आपको कहेगा नहीं कि आप भागीदार बनिए, वो आपको तय करना है। सर तो ये पर्पस हमारा, ये जो हम एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं उसका पर्पस ये है कि ये जो दौर इंडिया का शुरू हो गया है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, वो लोग इसके अंदर भागीदार बन सके और इस समय का फायदा उठा सकें। यही रीजन है कि इतने जल्दी जल्दी सारे एजुकेटिव वीडियोस बनाकर हम चारों तरफ फैला रहे हैं ये खबरें कि भाई अब जाग जाओ, हमारा टाइम आ चुका है। आप अपना मतलब ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन के अंदर बैठ जाओ एटलीस्ट। राइट। देखिए, बहुत मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ आपका, मुक्ता जी। मैं थोड़ा खुल के बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खास लोग हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया से हम कुछ अलग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ अच्छा हो रहा है। पैसा कैसे बनता है, इसका एक बहुत सिंपल सा कारण आप समझिए। पैसा तभी बनता है जब आप एक्सचेंज करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज। इसमें खरीदने वाला होता है, बेचने वाला होता है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात कहता हूँ, हिंदुस्तान इसलिए हमेशा दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र रहा है। अंग्रेज आए, उसके बाद में हम गरीब होना शुरू हुए। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले 17वीं 18वीं शताब्दी तक दुनिया में सबसे अमीर राष्ट्र हिंदुस्तान था। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज से 300 साल पहले दुनिया में अगर 100 रुपए थे तो हिंदुस्तान में 30 रुपए थे। और आज से 70 साल पहले अगर दुनिया में 100 रुपए थे तो हिंदुस्तान के पास 3 रुपए ही थे। आज दुनिया में अगर 100 रुपए हैं तो हिंदुस्तान के पास केवल 4 रुपए है। कहाँ हमारे पास 30 रुपए हुआ करते थे? इसका कारण क्या है? आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अकेला देश है जहां पर एक प्रथा है, हम ईश्वर को भी देते हैं। हर जगह ये माना गया है कि जो कुछ आपके पास है वो ईश्वर आपको देता है। आपके पास जो कुछ भी है जीवन में, वो सब देने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने आपका निर्माण किया है, ईश्वर की वजह से आप दुनिया में हैं, ईश्वर की वजह से ये कायनात है। वही तो शक्ति है जो कि आपको संतुलित करती है, आपका निर्माण करती है और आपका संहार भी करती है। वही तो है सब कुछ देने वाला। लेकिन उसके दर्शन के लिए जब एक हिंदुस्तानी जाता है ना, मुक्ता जी, पहले वो नैवेद्य चढ़ाता है, फिर प्रसाद की कामना करता है। हम तो वो देश हैं जो ईश्वर से भी सौदा करते हैं। क्यों है ये प्रथा? ये प्रथा इसलिए है कि ईश्वर उन्हीं को पसंद करता है जो पहले देता है। आप दोगे तो पाओगे। दैट्स कॉल्ड इकोनॉमी। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल। आप एक दुकानदार के पास जाती हैं, दुकानदार को वो देती है जो उसको चाहिए। उसको क्या चाहिए? आपका पैसा। और दुकानदार आपको वो देता है जो आपको चाहिए। आपको
क्या चाहिए, वस्तुएं और सेवाएं। तो you give what you and you get what you want. So when you go to a temple, you give to the God, you offer to the God what you have and you get what you want. इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब एक्सचेंज होता है। तो जब भी आप जीवन में कुछ करते हैं ना, पहले आपको देना है। स्वाहा, मैं आपको दे रहा हूं, अग्नि में आप स्वाहा देते हैं, मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, फिर अग्नि आपको देती है तथास्तु, मैं आपको दे रहा हूं जो आपको चाहिए। तो आप किसी भी दुनिया में आप तब आगे बढ़ते हैं जब दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज का सबसे बड़ा कारण परिवार है। हिंदुस्तान के अलावा जो बड़े राष्ट्र हैं, जापान हुआ, चीन हुआ, चीन में कुछ हद तक तो अभी है, पूरा यूरोप हुआ, वहां पारिवारिक ताना बाना टूट रहा है। बहुत से युवाओं ने जापान में शादी नहीं की है। अब जिसने शादी नहीं की वो इंश्योरेंस लेगा क्या? जिसने शादी नहीं की वो बड़ा घर बनाएगा क्या? जिसने शादी नहीं की है वो बड़े सपने देखेगा क्या? एक बॉयफ्रेंड भी खर्चा इसलिए करता है कि गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, वो खर्चा करेगा क्या? तो बताइए आप, कितना मुश्किल हो गया है दुनिया के अंदर एक्सचेंज होना। हिंदुस्तान के अंदर अभी भी पारिवारिक ताना बाना है। यहाँ अभी भी एक ऐसी माँ है जो रात को जागती है कि मेरा बच्चा को नींद आने पर मैं कॉफी या चाय दूंगी ताकि वो आईआईटी का तैयारी करेगा और कल आईआईटी करेगा। अभी भी परिवार में दो बच्चे हैं। जब दो बच्चे परिवार के अंदर होते हैं तो दो बातें सीखते हैं जो मानव के लिए सर्वाधिक जरूरी गुण हैं। जब दो बच्चे हैं तो आपस में संघर्ष होगा तो वो छीनना सीखता है। लेकिन जब दो भाई हैं तो दोनों में प्रेम भी होता है, भाई और बहन है तो उनमें प्रेम भी होता है। जब दूसरा भाई बहन कष्ट में होता है तो वो बांटता भी है। तो बांटना और छीनना, ये दो जो गुण हैं आप में तभी आते हैं जब परिवार में दो भाई बहन होते हैं। ये हिंदुस्तान के पास में है। तो ये जो चीज हिंदुस्तान के अंदर पारिवारिक ताने बाना है, वो हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्सचेंज को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पुष्ट बनाती है। और अब हिंदुस्तान की सरकार अगर सही नीतियों का अनुसरण करती है तो आपके पास वो तीनों चीजें हैं जो कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देती है। वो क्या है? बढ़ती हुई मांग। आपके पास मांग होगी तभी व्यापारी उत्पादन करेगा। एक मामूली सा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर नहीं होगा तो आप खर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको चिंता नहीं होगी कि खर्चा तो, महंगाई तो बढ़ नहीं रही है, मैं कल खरीद लूंगी। ठीक है ना? महंगाई का थोड़ा डर होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा डर होना बहुत जरूरी है। महंगाई ब्लड प्रेशर जैसे है, 80 120 होना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर भी बुरा है, हाई ब्लड प्रेशर भी बुरा है, संतुलित ब्लड प्रेशर चाहिए। वैसे महंगाई तो हिंदुस्तान में महंगाई भी है जो 4 से 6% के बीच पे रहती है, जो आरबीआई ने तय किया है। और तीसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट। हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। जिस इकोनॉमी के पास ये तीन चीजें हैं उनके पास स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ का मतलब होता है कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर है, वो देश लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर है। कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है तो वो एक काम करे। हमारी आदत क्या हो गई मुक्ता जी कि हम हर क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, हम एनुअल जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, बस उसी से हमें बात समझ में नहीं आती। हम बहुत शॉर्ट टर्म हो गए। आपको ये नहीं करना है। आप क्या करें, सिस्टम के पास में बैठे, कंप्यूटर के पास में देखें, अमेरिका को लें, चीन को लें, यूरोप को लें, जर्मनी को लें, इंग्लैंड को लें, जापान को लें, इंडिया को लें। ये 5 6 बड़े देश आप ले लीजिए। 5 6 बड़े देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट को आप ले लीजिए। पिछले 50 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट लीजिए, 50 साल कम से कम लीजिए। और उसके बाद में ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं ना, वो क्वार्टरली और एनुअल जीडीपी ग्रोथ मत देखिए। 10 ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट, 10 ईयर की, और 10 ईयर की रोलिंग देखिए। आप शुरू कीजिए 1971 से, तो 1971 से 1981, 1972 से 1982, 1973 से 1983, 1974 से 1984, ऐसे आप 10 10 साल के एक रेंज बना लीजिए और उस 10 साल की जीडीपी ग्रोथ देखिए। तो अब आप क्या कर रही हैं? आप 10 साल की जीडीपी ग्रोथ देख रही हैं, आप 1 साल की या 3 महीने की नहीं देख रही हैं। 3 महीने की जीडीपी ग्रोथ रेट इस तरह से आपको नजर आएगी, राइट? 1 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट भी आपको इस तरह से नजर आएगी, लेकिन 10 साल की जीडीपी ग्रोथ रेट आपको सेक्युलर नजर आएगी। सेक्युलर ट्रेंड मतलब एक जैसा ट्रेंड। तो उसमें जो इकोनॉमी ऊपर जा रही है उसका ट्रेंड ऊपर नजर आएगा, जो इकोनॉमी नीचे जा रही है वो उसका ट्रेंड नीचे आएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये जब आप करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा। आप जानती हैं, हर देश की जीडीपी ग्रोथ रेट, जो 10 ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसका ट्रेंड नीचे की तरफ है। अकेला हिंदुस्तान है जिसका ऊपर की तरफ है। और ये ट्रेंड बहुत लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय तक चलता है। इसलिए मैंने आपको यकीन के साथ कहा कि 20 साल बहुत अच्छे हैं। उस सिक्युलर ट्रेंड को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर आप आरूढ़ हो जाइए, उसकी सवारी कीजिए और फिर देखिए आपको चिंता नहीं है। उल्टा आप ऐसा कीजिए कि जब भी बाजार कमजोर हो, जब भी बाजार कमजोर हो तो आप ज्यादा पैसा निवेश कीजिए, आप तीर्थ यात्री बन जाइए। तीर्थ यात्री का मतलब क्या होता है? एक बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं। तीर्थ यात्री जब ईश्वर के दर्शन के लिए निकलता है ना मुक्ता जी, और रास्ते में तकलीफ आती है ना, तो वो खुश होता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है।
उसके मुख की मुस्कान कभी जाती नहीं है। अगर तीर्थ यात्रा में आप सुखी से यात्रा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। इसलिए तीर्थ यात्री हमेशा इस बात की कामना करता है कि मुझे तकलीफ आए, वो देने वाला तो वो है, और तभी मेरी तीर्थ यात्रा कामयाब होगी। निवेशक के साथ भी यही है। अगर इन 20 वर्षों में कभी आपको लगे कि कमजोर हो रहा है बाजार, इकोनॉमी कमजोर हो रही है, उस वक्त एक्सीलेटर बढ़ा दीजिए, निवेश कम नहीं ज्यादा कीजिए, और फिर देखिए कि आपको ये बाजार किस तरह का धन आपको बना के देता है। ऐसा बना के देगा कि आपके सारे सपने पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल मैसेज। आई होप कि हमारे यंगस्टर्स ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने, अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि जैसे आपने बोला है अब तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है तो इसके अंदर एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तीर्थ यात्रा की एक और खास बात बताता हूं। अगर हाँ। कष्ट आने पर ना वो वापस यात्रा खत्म करके नहीं आता है, वापस पूरी करके आता है। इसलिए तो हम उसकी इज्जत करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कुछ भी हो पीछा नहीं है मेरे को, लगातार करते रहे, बाजार गिरे तो ज्यादा करना है। बस ये कर लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। ट्राई टू बिकम रिच स्लोली, जल्दी और ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, और दूसरे से ज्यादा तो कतई नहीं। हमेशा बिल्कुल। आप तय करें कि आपको कितना कमाना है। जैसे आप सड़क पे चलते हैं, आप तय करते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी। आपने कितनी बार, मुक्ता जी बताएं, सड़क पे ये कोशिश की है कि आपकी गाड़ी दूसरों से आगे रहे? काफी ऐसा कोशिश करती हैं आप सड़क पे? नहीं करती ना, कि दूसरे से आगे निकल जाऊं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसा ही इन्वेस्टमेंट भी है, वो रिटर्न तय करें जो आपको चाहिए, दूसरे से ज्यादा रिटर्न मिले ये कोशिश मत कीजिए। ये कोशिश करते ही दुर्घटनाएं हो जाए। और प्रज्ञा का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये परिपाटी बनाई है कि हम वक्त वक्त पे वीडियोस करते हैं और आप मुझे मेरा संदेश पहुंचाने में मदद कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस बढ़ते हिंदुस्तान में हर युवा फाइनेंशियली फ्री हो, और उस यज्ञ में आप आहुति देने का काम कर रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक प्रज्ञा यू। को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। जय